और जब आप पेशेंट को इस तरीके से कराओगे तब जाकर आप देखेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आने शुरू होंगे। ये जरूरी है हर पेशेंट को जिस बीमारी के लिए वो आपके पास आ रहा है उसको पता हो हार्ट कहाँ पर, कैसी हार्ट की शेप है, कि लिवर कहाँ पर है, लिवर की शेप कैसी है, स्प्लीन कहाँ पर है, स्प्लीन की शेप कैसी है। ओजिमा जो टेक्निक्स तैयार कर रहा है और जो शरीर पे भी काम करे, प्राण पे भी काम करे और ध्यान में भी गति कराए, तो जितना भी रिसर्च रहती है कि ऐसी विधियां तैयार हों जो पूरी तरह से शरीर, मन और आत्मा तीनों पे काम कर पाए। तो ये आपकी जानकारी में है ही कि पूरा जो जगत ये संचालित हो रहा है प्राण शक्तियों से हो रहा है और प्राण ही इस शरीर को संचालित कर रहा है। प्राण ही हमारी आत्मिक बॉडी से जुड़ा है, दोनों में जो मध्यस्थता कर रहा है प्राण कर रहा है। तो प्राणी क्रियाओं के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण भी हो और प्राणी क्रियाओं के द्वारा ही हम ध्यान में प्रवेश भी करें, तो वो टेक्निक लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। दूसरा, जो भी लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको ये बताना जो सत्यता है कि हमारा जो सेल्स है वो पूरे अपने किसी भी ऑर्गन्स को निर्मित कर सकती है और उसकी जो हार्वेस्ट समय है वो 9 मंथ है। कुछ 4 महीने में भी है, कुछ 6 महीने में भी है। 9 महीने में हमारी सेल्स पूरी नया ऑर्गन्स निर्मित करती है। एसेंथेटिक सेल्स हमारी वो डेवलप हो रही है और वो खत्म हो रही है। फिर भी जो लोग योग प्राणायाम कर रहे हैं वो भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, जो उन्हें जन जन तक पहुंचाना है। स्वस्थ न हो पाने के कारण है हमारी भावनाएं, क्योंकि जो भी सेल्स हमारी संचालित हैं वो हमारी भावनाओं से संचालित हैं। जो भी सिस्टम है शरीर का, जैसे तुम्हें पता है इस शरीर के पीछे 5 शरीर और हैं, तो उसमें एक बॉडी एनर्जी बॉडी जो भावनाओं से संचालित है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं। उन भावनाओं के द्वारा जब वो नाड़ियां ब्लॉकेज होती हैं तो फिजिकल बॉडी की जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये डिस्टर्ब होती हैं, फिर शरीर में रोग होता है। तो एक व्यक्ति योग करने वाला शरीर पे तो काम कर रहा है, स्वस्थ भी कर पा रहा है, तो बीमारी जड़ से खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? वो जो भावनाओं पे काम नहीं होता है कभी भी, वो पूरी तरह से बीमारी से निजात नहीं ला पाता है। तो पीछे से जो एनर्जी चल रही है, जो पीछे से एनर्जी संचालित है, वो एक तरह के केमिकल्स निर्मित करती है और वो केमिकल्स ही हमारी सेल्स को डेवलप करता है। तो जो हमारी रोज नई सेल्स बन रही है वो पीछे से जो भावनाएं दूषित हैं उनसे वो तैयार हो रही है। यानी कि हम बीमारी को ठीक तो कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, लेकिन भावनाओं पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भावनाओं पर काम नहीं होगा तो पीछे से जो केमिकल्स आएगा और नई सेल्स को डेवलप करेगा तो सेल्स वही बीमार सेल्स तैयार होगी। एक सिस्टम इस पूरी प्रकृति का है, पूरी प्रकृति का वही सारा सिस्टम हमारे सेल्स का है। यहाँ एक नियम ये है कि कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन आने वाली पीढ़ी को इंफॉर्मेशन देकर जाना होता है। वो हमारे सेल्स का सिस्टम है, जो भी सेल्स हमारी बनी हुई है उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, उसके एक नजरिया है जो उसके पूरे जीवन में कलेक्ट किया है।
ठीक है, उसका कलेक्शन है। तो जो सेल्स हमारी मरेगी और नई सेल्स डेवलप होगी उसे मदर सेल्स बोलते हैं, जो शरीर छोड़ के जाती है, उसे डॉटर सेल्स बोलते हैं जो आ रही है। तो मदर सेल्स डॉटर सेल्स को अपनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन जो बीमारी उसके अंदर थी वो नई सेल्स को दे दी। उसके पीछे क्या कारण है? भावनाएं। भावनाएं क्या? मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ। तो जो योग में बराबर हर क्रिया को करते हुए कहा जाता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, उसके पीछे केवल एक ही कारण है। वो कारण है कि हमारी जो पुरानी सेल्स जा रही है, नई सेल्स जो आ रही है, हमें नई सेल्स को नई इंफॉर्मेशन दे दी। जो नई सेल्स बनेगी वो स्वस्थ बनेगी, तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी और नया ऑर्गन हमारा नई सेल्स के साथ तैयार होना शुरू हो जाएगा। वो फिर चाहे लीवर हो, स्प्लीन हो, कोई ऑर्गन पूरी बॉडी का सेल से तैयार करेंगे। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, तो ऐसे तैयार होता है। तो हमें दो चीजें क्लियर कराते वक्त, एक तो बराबर ये भाव कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पूरी तरह से गहराई से प्रयोग के रूप में कराना है। दूसरा हमें पेशेंट को ये बताना है कि जब तक उसकी भावनाएं नहीं बदलेंगी बीमारियों से निजात नहीं होगा। अगर बीमारी भी काम कर रहे हैं वैसे पूरी यात्रा ही भावनाओं को शुद्ध करने की है, जिसे आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। इससे पहले आप में कोई भी ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि बीच में भावनाओं का शरीर है, उन भावनाओं से वो उठना होता है। ठीक है, तो भावनाएं किसी को केमिकल छोड़ रही है तो नई सेल्स बीमार हो गई। तो उसी तरह की विधा तैयार कर रहा है कि जिसमें हम शरीर शुद्धिकरण भी करें, हम प्राण को भी शुद्ध करें, हम धीरे धीरे पॉजिटिव हों, नई सेल्स को नई तरीके से डेवलप करें और हम ध्यान में भी प्रवेश कर पाए। क्योंकि ध्यान क्या है? वो शुद्धतम अवस्था है जहां परम शक्ति सीधी हमसे कनेक्ट हो रही है, जहां कोई भावनाएं नहीं, कुछ नहीं है। तो उससे कनेक्शन होने से भी जैसे उनसे कनेक्टेड होते हैं, वो शुद्ध वाली जो आत्मिक शक्ति है वो हमारे शरीर में काम करती है। ठीक है, फिर वो जो उसमें जोड़ा गया है टैपिंग को। टैपिंग क्योंकि चारों तरफ ये एनर्जी काम कर रही है, यहाँ पर ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। तो एनर्जी जिस भी तरीके की हमारे पास है वही जीवन में हमारे प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो जीवन को भी परिवर्तित करती है क्रियाएं, लेकिन अभी क्या है कि हमें बॉडी को कितनी तरीके से वाइब्रेट कर सके। वाइब्रेट करने पर हमारी जो एनर्जी बॉडी है डिसीज एनर्जी को बाहर फेंकती है और उसे मौका मिलता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कलेक्ट करने का। और दूसरी मेन बात आपने जो जानी है कि कैसे हम लोग स्वस्थ होने से रुक जाते हैं, कि हमारे शरीर में काफी संख्या में डेड सेल्स भी होती हैं, जो सेल्स मर चुकी है लेकिन आगे नहीं जा रही है। और एक नियम ये है शरीर का, जब तक डेड सेल्स वहां से नहीं जाएंगी तब तक नई सेल्स नहीं बनेगी। जैसे पिछली क्लास में तुमने बताया था कि सेल्स में जब हमारा जो बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर बोन मैरो बनता है, तो बोन मैरो से सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो बोन मैरो के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी कौन सी सेल्स चाहिए, डब्ल्यूबीसी चाहिए, आरबीसी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए। तो स्टेम सेल्स में ना रेड ब्लड सेल्स है ना व्हाइट ब्लड सेल्स है। हमारी बॉडी अंदर से जो हमारी वो डिमांड करती है शरीर को, तो वो उसको बदल देता है। वो जाएगी सेल्स, स्टेम सेल्स जाएगी और वो डब्ल्यूबीसी की जरूरत है तो डब्ल्यूबीसी बना देगी, आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी बना देगी। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जब तक डेड सेल्स नहीं मिलेगी तो स्टेम सेल्स अपना काम नहीं कर पाती है। तो डेड सेल्स को आगे बढ़ाने में सबसे अच्छी जो टेक्निक्स है, एक तो कुंडलिनी और टैपिंग। तो कुंडलिनी अगर नहीं करा रहे हैं किसी को हम लोग, तो टैपिंग की क्रिया कैसी है, जो बार बार डेड सेल्स को आगे की तरफ भेजती है और बॉडी डेड सेल्स को आगे निकाल कर यूरिन स्टोर के माध्यम से बाहर फेंक देती है। तो वो मौका मिलता है नई सेल्स बनने का। और उसी समय वो पॉजिटिव भाव करते हुए नई सेल्स को नई इंफॉर्मेशन दे सकता है पेशेंट, और जिससे पूरे शरीर को पुनः निर्मित किया जा सकता है।
तो उसमें ही जो विधियां वही हैं, लेकिन वो करने के तरीके बदल जाते हैं। तो सबसे पहले विधि है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका की साइंस क्या है कि ये आप जानते हैं कि जो भी हम श्वास छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारे ब्लड को शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारी जो सेल्स हैं उनकी जो भोजन है वो ऑक्सीजन है, पहले तो ये किया जाता है, और वहां से जब जो वहां पर डिसिंग एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है ऊपरी तल पर, तो बराबर उसकी सफाई होती है। ये पहला काम उसका है, भस्त्रिका का है। फिर भस्त्रिका के द्वारा हम अग्नि को जन्म देते हैं अपने शरीर में। जो अग्नि जो प्रज्वलित होती है जब हम क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया करने पे सबसे ज्यादा कार्बन बनता है, उस कार्बन को जलाने में अग्नि की जरूरत होती है। तो भस्त्रिका के साथ करते करते हमारे शरीर में अग्नि का प्रज्वलित होती है, जो हमारे कार्बन को जलाती है अंदर से। ठीक है। फिर उसमें तीसरी क्रिया जो महत्वपूर्ण है वो मूल मंत्र, जो जनरल किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ इसका जिक्र नहीं होगा, या टीवी चैनल से देख कर कर रहे हैं, कोई भस्त्रिका कर रहे हैं मास्टर, तो हम तो खाली उनको करते हुए देखेंगे, श्वास छोड़ रहे हैं। तो मूल काम है मूल मंत्र। अगर मूल मंत्र नहीं लगा होगा तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। और मूल मंत्र होने पे एक नुकसान ये होता है, जब आप एनर्जी को उठा रहे हैं, शरीर में एनर्जी उठा रहे हैं, तो एनर्जी अभ्यस्त है नीचे की तरफ जाने के लिए, उसे अभ्यस्त नहीं है ऊपर की तरफ जाने के लिए। वो नीचे एनर्जी बनेगी, वो रिलीज होगी, आपको पूरे दिन में डिस्टर्ब भी करेगी और नीचे की तरफ रिलीज होगी। तो वैसे भी पूरे दिन एनर्जी हमारे रिलीज होती रहती है एनएस के माध्यम से। तो वहां से मूल मंत्र का लगाना जरूरी है। मूल मंत्र की चोट से ही हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है हमें? भस्त्रिका करेंगे, श्वास की गति से उसको छोड़ेंगे, पूरा शरीर की सफाई करेंगे, पूरे शरीर की एक एक ऑर्गन की सफाई करेंगे, मूल को जला के रखेंगे और अग्नि को प्रज्वलित करने में जोर देंगे और अपने इमोशंस को बाहर फेंकेंगे। ठीक है। तो करेंगे और आगे मैं पता करूंगा सारी साइंस, जैसे तुम्हें फिर आगे जितने भी पेशेंट है उनको कराएंगे। और जब आप पेशेंट को इस तरीके से कराओगे तब जाकर आप देखेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आने शुरू होंगे शरीर। अगर कारण क्या है कि जब तक साइंस पता नहीं होती है तो जो पेशेंट काम कर रहा है, अब वो तो काम तो कर रहा है, उसका शरीर शुद्धिकरण तो हो रहा है, लेकिन एक शरीर हमारा भाव शरीर है। जब साइंस खत्म हो, साइंस का पता लगता है व्यक्ति को, तो भाव शरीर टूट जाता है कि ये हो रहा है मेरे साथ, और वो हो रहा है वही भाव एनर्जी के रूप में नाड़ियों में बहता हुआ हमारी सेल्स में आता है, तो चीजें बदल जाती है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज आप खाते हो पीते हो, अगर आपको पता है आपके लिए अच्छी है तो आपको अच्छा महसूस होता है, कोई कहता है आपके लिए नुकसानदायक तो आपको नुकसान होने महसूस होगा, क्योंकि भाव की एनर्जी के साथ बह रही है जो बराबर शरीर में जाकर रही है आपके लिए नुकसानदायक है, यही आपके लिए लाभदायक है, वो अपना काम कर रही है, जिसे साइकिक पैटर्न बोलते हैं, जो साइकोलॉजी के रूप में काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो हम लोग सभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास छोड़ने पे जोड़ देंगे और श्वास छोड़ने पर हम सारे इमोशंस को बात करेंगे। ये प्राणायाम श्वास छोड़ने पे जोड़ देंगे। वायु मुद्रा का प्राणायाम तो भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे आनी चाहिए कि जब हम कोई भी श्वास के प्रयोग कर रहे हैं तो वायु बढ़ेगी शरीर में, और ये होता है और ज्यादा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वायु भी बढ़ा रही है। तो वायु मुद्रा क्या है? हम श्वास के प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं प्राण को खींचने के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, वायु को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमने वायु नाड़ी को बंद कर दिया, वायु नाड़ी को बंद कर दिया। तो जब भी श्वास के प्रयोग हो वायु मुद्रा लगाओ और श्वास के प्रयोग को करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास छोड़ने पे जोड़ देंगे। आगे आगे मैं धीरे धीरे ध्यान के सूत्र बताऊंगा और ध्यान के लिए अलग अलग तरीके बताऊंगा। ये मैं पेशेंट को बताने क्यों बताने हैं कि किस तरह से वो प्रवेश कर सकता है। वो ऐसे भी प्रवेश कर सकता है, 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 जो उसके स्वभाव में उनको अच्छा लगे। बाद में को तुम ये बताइए ध्यान अपना लो, लेकिन हम शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक की सफाई करेंगे, हर क्रिया में अलग ध्यान प्रयोग जोड़ेंगे। ठीक है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम मेरे साथ श्वास छोड़ने पर जोड़ देंगे।
फेस करेंगे। तो ध्यान का पहला सूत्र है शरीर के प्रति होशपूर्ण होना। तो शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाए, शरीर जो बिना जगह पे रखा है, जिस भाव को स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श को महसूस करें, शरीर के भाव को महसूस करें। मांस मज्जा हड्डियों का शरीर जमीन पर रखा है, मैं देख रहा हूं। हौसला हो रहे अपने पेट के प्रति, मेरा पेट, मैं नहीं मेरा पेट। हौसला हो जाए अपनी कमर के प्रति, मेरी कमर। हौसला हो जाए अपनी कमर के प्रति, मेरे कंधे, मैं नहीं मेरे कंधे, कंधे के भाग को महसूस करें। हौसला हो जाए अपने सिर के प्रति, मेरा सिर, सिर के भाग को महसूस करें। पूरे शरीर के भाग को महसूस करें, मेरा शरीर, मैं शरीर में, शरीर से जुड़ा, सब कुछ जानने वाला। जो कभी मां के घर में प्रवेश किया, जो कभी से निकल जाएगा, वो हुक्म। तो शरीर को ऐसे देखो जैसे किसी दूसरे शरीर को देख रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ध्यान में पहुंचना है। फिर दूसरी चीज आते हैं, हम दोनों भस्त्रिका करेंगे बच्चों। अब हम और गहरे जाएंगे, पेशेंट को लेंगे। पहले एक बार में हमने पूरी सफाई करी, दूसरी बार में हम कौन सी ऑर्गन्स में बीमारी है उसको कहीं बताएंगे। पूछेंगे लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, स्प्लीन में है, लंग्स में है, कौन से वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। तो पेशेंट को कहेंगे कि अब आप उसी ऑर्गन्स को फोकस करें। यहाँ दूसरी साइंस शुरू होती है बच्चों, तो ध्यान से समझ रही है उनको कि दूसरी साइंस ये है कि हमारी जो ब्रेन है ये पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। ब्रेन के पीछे कॉन्शियसनेस संचालित कर रही है। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन हमारे ऑर्गन से न्यूरॉन सेल्स के माध्यम से सर्किट बनाता है, और वो जो सर्किट ब्रेन बनाता है वहां से हमारी एनर्जी उन ऑर्गन्स तक जाती है, उनको हील करती है और अपना काम करती है। अब हम नुकसान हो रहे हैं समाज में, क्या हो रहा है? हमारे कनेक्शन टूट गए, हमारी ऊर्जा इतनी बाहर जा रही है, मोबाइल्स में, बाहरी चीजों में, बाहरी झगड़ों में, जितने भी बाहर संसार में चीज चल रही, दौड़ में, पैसा कमाने में, किसी भी चीज में जा रही है, तो हमारे ब्रेन के कनेक्शन हमारे ऑर्गन से टूट गए। तो अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये कि कैंसर फोर्थ स्टेज, लीवर एकदम से फैटी हो गया, तो पता लगा। हार्ट बिल्कुल जब अटैक हो गए, जब हमारा हार्ट में स्टंट डलने की नौबत आई तब पता लग रहा है। ऐसा नहीं होता था, हमारे ब्रेन के कनेक्शंस होते थे, तो हल्का से कोई प्रॉब्लम होती थी। यानी कि आप खाना भी खाते हैं, खाने में एक टुकड़ा भी आपने ज्यादा खा लिया तो सही हो जाता था, आज आपने एक टुकड़ा ज्यादा खा लिया। कभी आपको चाय पी रहे हैं तो आपको मीठी लगती, सबको मीठी नहीं लगती, तो पता लग जाता था मेरी बॉडी में कोई केमिकल्स इस तरह है जो उसको मीठा बना रहा है, तो मुझे नुकसान हो सकता है, या कभी नमक का ज्यादा लग रहा है। इतना कनेक्टेड हम अपनी बॉडी से होते थे, वो कनेक्शन टूट गए, ब्रेन के सर्किट टूट गए। तो क्या होता है, जब प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं लगती आप संसारी आदमी को, एकदम से तो ब्लास्ट होता है। लेकिन कनेक्शन बनाने से नहीं जरूरी है कि हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी एकदम बताएगी, आपका ब्रेन एकदम बताएगा, तो वो क्यों हो जाएगी। हम डॉक्टर पे कब जाते हैं? फोर्थ स्टेज है, जब बिल्कुल एंड हो गया, तो इसलिए कनेक्शन बनाने बताते। तो अब हम किसी भी ऑर्गन्स को, तो पेशेंट को कहो कि आप वहां पर जाएं, उनको दिखाना ये जरूरी है। हर पेशेंट को जिस बीमारी के लिए वो आपके पास आ रहा है उसको पता हो हार्ट कहां पर, कैसी हार्ट की शेप है, कि लीवर कहां पर है, लीवर की शेप कैसी है,
स्प्लीन कहां पर है, स्प्लीन की शेप कैसी है? 5 ही वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स, स्प्लीन, लिवर, हार्ट और किडनी। ये 5 ही मुख्य हैं जो बॉडी को चला रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए, तब इनके कनेक्शन बनाएंगे। अब अगला जो भस्त्रिका है वो जीवा की कि उसी ऑर्गन्स को फोकस करके उसकी सफाई करना। लीवर को उस पेशेंट को बोल रहे हैं, अब आप लीवर की सफाई करेंगे तो दूसरी भस्त्रिका वैसी होगी लेकिन लीवर की सफाई करते होगी। या हार्ट है तो हार्ट पे फोकस करके पेशेंट ये सोचेगा अब मैं पूरे हार्ट की सफाई कर रहा हूँ या मैं अपने किडनी की सफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्या करेंगे साहब, किसी भी ऑर्गन्स को फोकस करके शांत हो जाएंगे, हॉस्पिटल हो जाएंगे। अब हमें पेशेंट को कहां तक पहुंचाना है? एनर्जी बॉडी तक। जब हम पूरी शक्ति से क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे शरीर के चारों ओर झंझनाहट कंपन शुरू हो गई। तो फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले जागेंगे शरीर के प्रति। मेरा शरीर जमीन पे रखा है, पूर्वक शरीर को देखें, शरीर के बाहर को देखें। हॉस्पिटल एनर्जी बॉडी के प्रति जो झंझनाहट कंपन हो रहा है, ये एनर्जी बॉडी ही हमारे जीवन में जो सब कुछ घटा रही है, हमारे सुख दुख, बीमारी, रेडिएशन का अच्छा होना, बेकार होना, सब इस एनर्जी बॉडी पर निर्भर है। तो इसके प्रति जाके हॉस्पिटल हो जाए और साथ साथ ध्यान में प्रवेश करना है। तो यहां पर पेशेंट को बोलना है मैं शरीर के प्रति हॉस्पिटल हूं लेकिन शरीर नहीं हूं, मैं पूरा शरीर के प्रति भी हॉस्पिटल हूं लेकिन ये भी मैं नहीं हूं, मैं हूं इनसे जुड़ा। अब यहां पर पेशेंट को पता होना चाहिए कि जो भी शरीर की बीमारी है उनके पीछे जो कारण है वो एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी बाहर नाड़ियों की बॉडी ये चलती है, भाव से चलती है, हमारे इमोशन से चलती है। जैसे कि भी इमोशन हमारे अंदर उठता है, प्रेम का, घृणा का, क्रोध का, करुणा का, फिर केमिकल रिलीज होता है एनर्जी के रूप में। अगर वो प्रेम का है, करुणा का है तो वो औषधि का काम करता है, इन नाड़ियों में प्रभावित होगा और हमारे ऑर्गन्स को जाएगा, ऑर्गन्स को और स्वस्थ कर जाएगा। अगर वो केमिकल घृणा का है, क्रोध का है, ईर्ष्या का है तो वो एक विष की तरह, जहर की तरह आएगा इन नाड़ियों के माध्यम से और हमारे ऑर्गन्स में प्रवेश कर जाएगा। डर हो सकता है, भय किसी भी तरीके का। तो ये जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि ताकि वो शरीर को अपने क्रोध के प्रति, ईर्ष्या के प्रति, भय के प्रति। तो तीसरी बात जो हम क्या करते हैं तो हम इमोशंस पे काम करते हैं। तो पेशेंट को बताओ कि कौन सा इमोशंस आपका हावी है। पेशेंट गहराई से ज्यादा देखे कि क्रोध ज्यादा हावी है मेरे जीवन में या ईर्ष्या हावी है। इसमें पेशेंट को ठीक होना है तो उसको बताना होगा, आपको ईमानदारी से अपने इमोशंस को देखना होगा। भय है, डर है, डर से बोल दो कोई कहता है कि डर लगता है। ईगो है, अहंकार है, समस्त रोगों की जड़, समस्त इमोशंस की जननी ईगो, अहंकार। तो जो भी इमोशंस हावी है तो यहाँ पे पेशेंट या साधक जो भी काम कर रहा है उसी इमोशंस को देखेगा और इस बार वो सारा ध्यान नाड़ियों पर कंसंट्रेट करते हुए अपने उस इमोशंस को बाहर देखेगा।
क्रोध है तो मैं अपने क्रोध को बाहर फेंक रहा हूं। ईर्ष्या है तो मैं अपनी ईर्ष्या को बाहर फेंक रहा हूं। और बाहर फेंकते हुए उन जगह पर पहुंचेगा, उन दृश्यों पर पहुंचेगा, उन घटनाओं पर पहुंचेगा जब उसको क्रोध होता है। कि क्रोध होता है परिवार में, बाहर ऑफिस में, किन बातों पर होता है, ईर्ष्या किससे होती है, वासना किसके प्रति उठती है, भय किन चीजों से लगता है, वो मानने से देखेगा, उसको बाहर फेंकेगा। तो अधिकांश लोग तो भय से पीड़ित है। महिला अक्सर आपको पेशेंट मिलेगी तो उसका मूल कारण भय होगा, तो हम चाहे उस भय को बाहर फेंके। तो तीसरी बार में हम साधक हैं तब भी और पेशेंट है तब भी उसको ध्यान करते हुए हम अपने शरीर से उस इमोशंस को बाहर फेंकेंगे। करेंगे वैसा। फिर हाउसफुल हो जाए अपने शरीर के प्रति, सबसे पहले शरीर के प्रति जागे, मांस मत जाए, शरीर जो जमीन पे रखा है, व्हीकल्स, मेरा व्हीकल, मैं नहीं, मेरा व्हीकल, मेरा वाहन, मेरी यात्रा का साधन। हाउसफुल हो जाए एनर्जी बॉडी के प्रति, जो झंझनाहट, कंपन, जो भाव शरीर जिसमें से बह रहा है, मेरी नाड़ियां। तीसरी ध्यान विधि में प्रवेश कराएंगे। यहाँ पर हाउसफुल हो जाओ अपने श्वास के प्रति। यहाँ पर श्वास के साथ संबंध, साधक हो या पेशेंट हो, कि श्वास ही है जो एक और हमारे शरीर से जुड़ रहा है, तो उसको हमारी आत्मा से। श्वास ही बतलाता है हमारे विचारों की गति को, विचारों के स्तर को। तो जैसे जैसे श्वास शांत होता है, ऐसे ऐसे मन शांत होता है। तो यहाँ पर हम लोग श्वास की गति पर ध्यान देंगे। तो सारे हम शरीर के प्रति हाउसफुल होते हुए नासिका पर हो जाएंगे। देखेंगे नासिका से वायु प्रवेश करती है, गले में आती है, गले से छाती में आती है, छाती से पेट में जाती है, फिर वो पेट से मुड़ती है, फिर छाती में आती है, फिर गले में, फिर नासिका से बाहर। उसको बाहर आते हुए देखना है। जब वो पूरी बाहर आ गई, फिर अंदर मुड़ी, नासिका से टकराई, गले से, छाती, पेट, देखो आगे फिर हाउसफुल होना है, सजग होना है, श्वास के साथ रहना है। जैसे जैसे श्वास बाहर आ रही उसके प्रति सजग, जब श्वास अंदर जा रही उसके प्रति सजग। शरीर को एक मूर्ति की बात देखो, स्टेचू की बात देखो, एक गहरी गुफा की बात कि वायु में प्रवेश कर रही है, मैं देख रहा हूं धीमे धीमे ओके, मुड़ी, नासिका से बाहर आते जाए, बिल्कुल श्वास के साथ रहना है, बल्कि श्वास के साथ रहना नहीं, श्वास पर ही बैठकर गति करनी है। श्वास जब अंदर प्रवेश करे, श्वास पर बैठकर आप भी धीरे धीरे प्रवेश करो सजगता के साथ। कहाँ श्वास जा रही है, जो श्वास बाहर चले, आप भी धीरे धीरे श्वास पर बैठते बाहर आ जाओ। शरीर को उठाएंगे तो आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ गए, फिर आप श्वास के साथ अंदर आगे चले, धीरे धीरे छाती, पेट, फिर श्वास के साथ बाहर। तो आप देखोगे शरीर अलग है, श्वास अलग है, और दोनों को देखने वाला। धीरे धीरे मैं अपने तक जा रहा हूं, मैं जो हूं
न मैं शरीर हूं, न मैं श्वास हूं, मैं हूं। ऐसे ध्यान में प्रवेश। धीरे से आगे खोलो। कुछ भस्त्रिका के माध्यम से पूरे शरीर की सफाई करी हमने, ध्यान में पहुंचने के सूत्र देखे और अपने इमोशंस पे काम किया। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं नाभि की तरफ। कपालभाति, कपालभाति के बारे में आपने सुना ही है, इसके वीडियोज हैं यूट्यूब चैनल्स पे, और कपालभाति के माध्यम से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये आपको साइंस पता हो कि कपालभाति ऐसी क्या चीज है कि व्यक्ति कपालभाति करता है, बहुत रोगों का निवारण होना शुरू हो जाता है। तो ये पहले जानना जरूरी है योग साधक का, ताकि वो पेशेंट को बता सके। जो नाभि नेवर, ये हमारे जीवन का स्रोत है, पहले तो समझ लो। तो पूरा बॉडी में एनर्जी ले रहा है, तो नाभि के 2 इंच नीचे एक हारा सेंटर है, जिसपे सभी संतों ने बड़ा काम किया। उसे बोला है सी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का समुद्र। वो अथाह है, वो कभी पूर्ण होता है, लेकिन उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अभी लोग एनर्जी दे रहा है कि हमारा पूरा दिन काम करता है, चल सकता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करते हैं। तो जब कपालभाति पे काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हारा सेंटर एक्टिवेट होता है और हमें स्लो से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, जो पेशेंट को नहीं पता होता है, लेकिन पेशेंट को जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण क्या है सबसे ज्यादा, कि हमारा बहुत कुछ पूरा शरीर निर्भर करता है इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अगर चीजें हमें सही तरीके से डाइजेस्ट होंगी तो ब्लड फ्लो जो भी बनना होगा सिस्टमेटिक तरीके से बन जाएगा। अगर चीजें हमें डाइजेस्ट ही नहीं होंगी तो शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। तो ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्रेन है वो ये नहीं है, वो ब्रेन यहीं पर है। इन्हीं के पीछे न्यूरॉन सेल्स का पूरा गुच्छा है, जिसे बोले जाते हैं मेसेंट्री। और न्यूरॉन सेल्स है, उनकी एक अपनी समझ है। जितने भी सेल्स हैं उनके पास अपनी समझ है कि आपने भोजन लिया, भोजन जैसी आहार नली से नीचे उतरा, उनको मैसेज देना होता है कि क्या करना है, कि लीवर को मैसेज देना है, स्प्लीन को मैसेज देना है, पैनक्रियास का मैसेज देना है। जब ये न्यूरॉन सेल्स हमारे डेड होने शुरू हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तब वो मैसेज पूरी बॉडी में नहीं जाते। मैसेज पूरी बॉडी में ना जाने के कारण जो स्राव हमारे शरीर में होने थे वो होने उस तरीके से बंद हो जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार होने शुरू होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन न्यूरोसेल्स किन स्थितियों में डेवलप होते हैं, किन स्थितियों में इनएक्टिव होते हैं, वो स्थिति मुख्य रूप से भय, डर। डर या कोई भी ऐसी घटना हमारे जीवन में जिसमें हम स्तब्ध रह जाते हैं। स्तब्ध, कोई एक्सीडेंटल केस, कोई ऐसी घटना, मुझसे कोई अपराध हो गया सारी रात, कोई ऐसा केस हो गया, मैं घबरा रहा हूँ सारी रात, तो उसमें सीधे ही डैड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी पूरी सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ जाने से जो एनर्जी बहती, भय से, भय का चक्र घूमता है एनर्जी, तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ध्यान रखना, जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो उनके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी हुई, तो उसमें ओजिम कह रहा है कि इनको एक्टिव करना। एक्टिव करने का तरीका वही कि डेड सेल्स को हटाओ, उनको एक्टिव करो। तो ओजिमा में दो तरीके के उसमें रिसर्च करता रहता है कि अभी सामान्य कपालभाति कैसे ये पूरी बॉडी स्थिर रहती है, नेवल पे काम होता है। ये क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी भी संत की विधि गलत नहीं। लेकिन अब ओजिमा और गहरे जा रहा है। ओजिमा ने जब देखा कि इस नेवल के दोनों बराबर में 2 बड़ी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ओएटा भी नहीं कहा, और ब्लड वेसल्स, ये 2 बड़ी ब्लड वेसल्स है जो पूरे शरीर को संचालित कर रही है। कि एक तो शुद्ध जो रक्त है उसको पूरे शरीर में संचालित कर रही है, एक अशुद्ध रक्त को कर रही है, जो अशुद्ध बन रहा है उसको यहाँ भेजना है, बाहर भेजना है, किस तरह से उसमें से टॉक्सिन्स निकालने। सबसे पहले ये अफेक्टेड होती है, तब ये पहली प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ से बीपी की। तो ओजिमा कह रहा है कि जब सब कुछ एक्टिवेट करने से ठीक हुआ है तो सबसे पहले इनको एक्टिवेट भी करा जाए साथ साथ। तो ओजिमा
यहाँ पर दोनों फिंगर्स रखवाता है, नेवल के दोनों मिडिल फिंगर, और पूरे पेट को ऐसे कवर कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे दबाना नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं, बस फोकस करना है, ब्रेन से चोट करनी है। नेवल की चोट सीधी नाभि तक जानी चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है। फोकस को करना है जो मैंने पहले साइंस बताया कि ब्रेन के कनेक्शन बनते हैं, ब्रेन के सर्किट बनते हैं। जब तक आप ब्रेन से उस फोकस तक नहीं पहुंचोगे सर्किट नहीं बनेगा, सर्किट नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं जाएगी। तो जब फोकस करते हैं तो हमारा ब्रेन वहां पर पहुंचकर सर्किट बना रहा है। तो यहां से हम लोग ऐसे इसको कपालभाति करते हैं, ऑर्डर देने का को भी एक्टिवेट करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या करनी है, ऊपर की तरफ चोट करना, एनएस को ऊपर खींचना, दो काम एक साथ करने। नेवल की चोट कितनी तक, एनएस के ऊपर की तरफ, क्योंकि एनर्जी को मैं एक्टिवेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज करना है ऊपर के ऑर्गन्स के लिए। एनर्जी एक्टिवेट हुई, लाभ हुआ, एक्सेस एनर्जी बनी, वो नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई तो वो बेचैन करेगी दिन भर, ये निकल जाएगा नीचे। तो हम साथ साथ उनको ऊपर की तरफ। की चोट कि हमारे सारे ब्रेन को एक्टिवेट करने की जो नाड़ियां हैं वो हमारे एनस, पेनिस, वजाइना, टेस्टिकल, पेल्विस, तो हम साथ साथ उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये भी बात है, ठीक है, क्लियर करेंगे साथ। शांत हो जाए, फिर ध्यान में प्रवेश कर जाए, शरीर के प्रति बार बार होशपूर्ण हो जाए, एनर्जी बॉडी के प्रति होशपूर्ण हो जाए, आधी जाती श्वास के प्रति होशपूर्ण हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया, श्वास का निरीक्षण करते हुए श्वास के साथ गति करें। धीरे धीरे होश को बढ़ाना है। होश को क्यों बढ़ाना है, हमारे आत्मा का जो स्वभाव है वो होश है, वो जागृत है, वो जागृत ही पूरी तरह होश पहुंचे। तो हमें आत्मा तक पहुंचना है तो हमें होश को बढ़ाना पड़ेगा, और होशपूर्ण हो जाओ इस आकाश के प्रति, चौथी ध्यान दीजिए। अब हम थर्ड आई के माध्यम से आकाश में प्रवेश करेंगे। शरीर के प्रति तो होशपूर्ण रहेंगे, पहले होश को नहीं कम करेंगे, श्वास के प्रति भी होशपूर्ण रहेंगे, और होश को बढ़ाते हैं अब आकाश के प्रति भी होशपूर्ण होंगे। क्योंकि मुझे सबसे जुदा करना है ना अपने आपको, मैंने अपने बारे में शरीर हूं, अब मैं शरीर तो हूं नहीं, तो कैसे जानूंगा कि मैं अब धीरे धीरे सबके प्रति होशपूर्ण हो रहा हूं। जिसे मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। तो अब यहां पर जैसे जैसे आप श्वास के प्रति होशपूर्ण होते हैं और उसके बाद आकाश के प्रति होशपूर्ण होते हैं थर्ड के माध्यम से, तो आपको देखेंगे आप रोज के बादल, पास आना, दूर जाना, दाएं जाना, बाएं जाना। फिर जैसे आप इन बादलों को देखते हैं और गहराई में प्रवेश करते हैं, किसी बिंदु को चुन लेते हैं यहीं पथराई के माध्यम से, तो ये बिंदु धीरे धीरे कलर से बदलना शुरू हो जाता है। फिर भी आप इसको लगातार सहज भाव से बिना तनाव के, तनाव रहित अवस्था में जब देखते रहेंगे, ये लाइट में स्टार्स में बदल जाता है। तो पहली बार जब आपकी ऊर्जा सारी अंदर की तरफ रहती है, जब वो कलर्स का पीछा करती है, फिर स्टार्स का पीछा करती है, तो एक तो लाभ क्या हो, जो ऊर्जा बाहर जाएगी वो अंदर जानी शुरू होगी और अंदर के रहस्य आपको खुलने शुरू होगी। तो इस ध्यान अवस्था में तो धीरे 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 तरह तरह के स्टार्स आपको नजर आते हैं। तो आपको पहली बार यह आभास होता है कि जो ग्रंथों में जो हमारे संत हैं, जो गुरु लोग कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम्हें सत्यता का आभास होता है। इसी को योग में, पतंजलि योग में प्रत्याहार बोला है। तो अब आप प्राणायाम से प्रत्याहार की तरफ बढ़ने लगे, तो प्रत्याहार से होने लगा आपका, तो यहां से आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरी कपालभाति यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझा जा रहा है
कम समय के लिए चीजें बताई जा रही है, धीरे धीरे आप जब अपना अभ्यास करेंगे इसकी टाइमिंग बनाएंगे। फिर ओजिमा क्या कहते हैं, अरे कपालभाति करेंगे तो ओरिजिनल नाभि जा सकता है, तो ओजिमा 1 इंच की दूरी पर आता है नाभि से। अभी तो नाभि के बिल्कुल नाभि के दोनों तरफ ऑर्डा गेनिक आवरण को कवर कर रहा था, अब वो उसमें ज्यादा 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर करता है ओजिमा कि यहाँ से 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर स्टमक मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन जब ओजिमा ने रिसर्च करता है, मेरिडियन साइंस को देखता है, स्टमक मेरिडियन पूरे स्टमक को संभाल रहे, बहुत लोगों को संभाल रहे हमारे, तो फिर कहते हैं जब हमें कपालभाति करनी है तो हम स्टमक मेरिडियन को भी एक्टिवेट करते हैं। तो 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर ऐसे प्रवेश करना, ध्यान सारे सूत्र बताते हैं। फिर क्या देखते हैं ओजिमा 1 इंच की दूरी पर स्टोक मेरिडियन है, लेकिन यहाँ से लगभग 4 अंगुल की दूरी पर यहाँ पे स्प्लीन मेरिडियन है। ये बिल्कुल ऊपर की सीध में स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है। जो भी डेड सेल्स होती हैं, किलर सेल्स होती हैं, उनको डिटेक्ट स्प्लीन करता है। कैंसर सेल्स होती हैं उनको बाहर फेंकता है। अगर स्प्लीन हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तो कैंसर सेल्स प्रवेश करने लगेंगे बॉडी में, तो यहाँ से फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से स्प्लीन को एक्टिवेट करता है। कर रहे हैं हम कपालभाति, लेकिन ओजिमा कह रहा है कपालभाति तो कर रहे हैं, काम संसार कर रहा है, कपालभाति लाभ उसको हो रहा है, तो तुम बहुत गहरे लाभ ले सकते हो, तुम अपने स्टमक को ठीक कर सकते हो, तुम अपनी स्प्लीन को ठीक कर सकते हो पर्टिकुलर। और फिर चौथी बात में क्या कहता है ओजिमा, हम जब इस नाभि पे काम कर रहे हैं, नेवल पे काम कर रहे हैं, कपालभाति पे काम कर रहे हैं, तो इसके तो आसपास 2 चक्र और है। तो एक है स्वादिष्ठान चक्र हमारे जेनिटल पार्ट पे, एक मणिपुर चक्र है हमारा नेवल और स्टर्नम के बीच में। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या करता है ओजिमा, देखो लेफ्ट हैंड का अंगूठा नेवल पे लगाता है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर नेवल पे लगाता है। तो ये कवर क्या करते हैं हमने, नेवल चक्र। फिर लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर अपने जेनिटल पार्ट पर, जहां स्वादिष्ठान चक्र है, जेनिटल पार्ट से थोड़ा ही ऊपर, ठीक है। और राइट हैंड का थंब मणिपुर चक्र पे लगा दिया। मणिपुर चक्र है जिसमें बहुत नाड़ियां इकट्ठी जा रही है। अब हमने चक्र क्या है जिसमें जंक्शन से चक्र, अभी हम सिंगल नाड़ी को ले रहे हैं, स्प्लीन को, स्टमक को, और चक्र क्या है जिसमें एक चक्र में कई नाड़ियां जा रही हैं, तो हम एक साथ सभी नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है अपनी किडनी ब्लेडर को संभाले हुए हैं, जो नेवल में जा रही है वो हमारे पूरा इसको मेसेंट्री को संभाले हुए हैं, जो हमारी मणिपुर चक्र में जा रही है नाड़ियों को हमारा लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, स्टोमक, पैनक्रिया को संभाले, तो हम सबको एक साथ एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर करेंगे सब फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। और ध्यान में करेंगे तो सबसे पहले शरीर के प्रति होश को, ऊर्जा शरीर के प्रति होश को, श्वास के प्रति होश को, आकाश के प्रति होश को, और होश को मौजूद ध्वनियों के प्रति। जो भी ध्वनियां आसपास हो रही हैं, किसी चीज का खटकना, किसी का चलना, दूर किसी का बोलना, व्हीकल का चलना, उनके प्रति जागो। सोना नहीं, जागना। बाहर ध्वनियों के साथ साथ हॉल की सूक्ष्म ध्वनियां, हॉल की सूक्ष्म ध्वनियों के साथ साथ शरीर के अंदर हो रही ध्वनियों के प्रति जागो। जागने वाले को जुदा रखो, शरीर में शरीर से जुदा हो।
हुए जब हम शरीर के प्रति जागते हैं, श्वास के प्रति जागते हैं, आकाश के प्रति जागते हैं, धमनियों के प्रति जागते हैं, तो मुझे एहसास होता है मेरे होने का। अब यह भाव करना है कि मैं जो हूं सबसे जुदा हूं और सब में मैं ही हूं। इन पशु पक्षियों में, चलती हुई हवाओं में, ये भी मैं ही। तो अपने विराट रूप के दर्शन करते हैं। अभी जो मैं शरीर में था, मैं शरीर के बाहर भी। तो ये ध्यान की चरम स्थिति हुई जब आत्मा शरीर को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। वही हूं मैं सब। ये जो पशु बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, इनमें भी मैं ही। और यही सत्यता है। वो वाली अवस्था हमारी सबकी एक है। उसके ऊपर हमारी और व्यवस्थाएं जिनमें कलेक्शंस की है, मेरा होना, मेरा ये होना, सब उसके ऊपर उस आत्मिक स्थिति को दबाए हुए हैं। अब यहां से हम अगले योग में चलेंगे। अब वैसे लीवर है, पता होना चाहिए साधक को स्प्लीन है। ये बहुत बड़े ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन को संभाल रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी बात क्या है कि अपने बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ले लो, फोर फिंगर्स से जब कोई भी ऑर्गन दबाते हैं तो उसका स्पेस बनाते हैं। डिसीज एनर्जी ऑर्गन्स को चारों से घेर देती है, तो ऑर्गन भी अपने खुल के श्वास लेते हैं। लेकिन जब डिसीज एनर्जी चारों तरफ होती है तो खुल के श्वास नहीं ले पाते और ये स्वतंत्र रूप से जीना चाहते, तब हम बीमार होते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम प्राण को केवल फोकस करके यहाँ देंगे। कि उन्होंने फोकस की साइंस बोला कि जैसे जैसे हम फोकस करते हैं एनर्जी हमारी घूम रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से प्राण देंगे, स्प्लीन को और लीवर को, और सारी डिसीजन निकाल देंगे यहाँ। तो यहाँ से डिसीजन निकाल देंगे। इसमें एक टेक्निक हो जाती है, कमर को मोड़ना है। क्यों मोड़ना है? इसी बिल्कुल पीछे यहाँ पर स्टोमक के पीछे हमारा एक चैनल है, एनर्जी का चैनल। जब आप ध्यान में गहरे प्रवेश करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे, तो चैनल्स है। वो चैनल जब तक नहीं खुलेंगे हमारे, तब तक हम आत्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो चैनल ही तो कुंडली शक्ति को ऊपर तक लेकर जाएंगे। वो चैनल सारे ब्लॉक है और ब्लॉक भी हमारे हित में है, क्योंकि अगर वो शक्ति ऊपर जाती है तो डिस्ट्रॉय कर देगी शरीर को। वो व्यवस्था परमात्मा की, लेकिन साधक में भूलता है, तैयार करता है, इधर कुंडली धीरे धीरे जाती है, वो शक्ति जो नीचे बैठी है। अगर वो शक्ति एकदम से चलेगी तो डिस्टर्ब करने से नहीं, वो फाड़ देगी। तो चैनल्स खोलने पड़ते, धीरे धीरे चैनल खोलेंगे, धीरे धीरे अभ्यस्त होगी, तो साधक को नुकसान नहीं होता है। तो वो चैनल्स को कैसे करेंगे, हम यहाँ से ऐसे श्वास भरेंगे। बार देख लो, पूरा पंखिया, 4 फिंगर्स यहाँ से, इधर लीवर और इधर स्प्लीन, और कमर को मोड़ दे। सारी डिसीजन एनर्जी बाहर फेंकेंगे। ठीक है, करेंगे मेरे साथ। प्राण शक्ति भरेंगे, कैपेसिटी अनुसार 6 बार करें, 9 बार करें, 12 बार करें, 15 बार, ये आपके ऊपर है। जब आखिरी बार में आप फेंकेंगे मुझको, तो अंतिम होगा, हम इसको एक नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट इसको आगे भेजने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से हमें व्यक्ति को स्वस्थ करना है। अब क्या करेंगे, आखिरी बार में बच्चों पूरा पास कर लेंगे, ऐसे रोक लेंगे लीवर में और प्लेन में पंप कर देंगे, पूरा फुला देंगे और मुट्ठी को ढीला, टाइटली ढीला, और यहां से लीवर और स्प्लिट हो। जब लगे फिर ध्यान में जाना है,
सारा ध्यान लीवर पे लेके जाओ, देखो एनर्जी को घूमते देखो, झंझनाहट कंपन को। क्या काम करना है, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, तो एनर्जी तो घूमते दिख रही है, अब हम सहयोग करेंगे एनर्जी को हील करने में। मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, एनर्जी उसको हील कर रही है, मेरा लीवर हल्का महसूस कर रहा है, आनंदित महसूस कर रहा है। सारा ध्यान स्प्लीन पर, मेरा स्प्लीन और पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, हल्का महसूस कर रहा है, एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। तो ऐसे करते रहते लीवर की और स्प्लीन की सफाई हो जाएगी। अब कौन सा ऑर्गन बचा हमारा, लंग्स और हार्ट। और यही पर एक चैनल है, जब हम इसको करेंगे इसी तरीके से करेंगे, लेकिन चैनल कहीं से मोड़ेंगे। अभी तक नीचे से मोड़े थे, अब यहाँ से मोड़ेंगे चैनल को खोलने के लिए। तो एक बार देखेंगे, पूरा पंप करेंगे ऐसे, पूरा पंप करने के बाद फिर भरा, ठीक है, समझ में आ गया? तो करेंगे मेरे साथ, पूरा प्राण शक्ति बढ़े, हार्ट में और लंग्स में सारी डिसीजन बाहर फेंक दे, फिर भरे, फेंके, भरे, फेंके। ऐसे हम 8 बार, 10 बार, 20 बार, और अंत में क्या करेंगे, फिर भरेंगे। आगे में भरके पूरा भर लिया, मुट्ठी को ढीला किया, फिर कल मैंने बताया कोलर बोन के बारे में एक पिक्चर भेजी थी आपको। श्वास छोड़ने, फिर ध्यान में प्रवेश कर जाएं। सारा ध्यान हार्ट पे लाएं। मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है। हार्ट का मतलब ऑर्गन्स का पता होना जरूरी है, ऑर्गन्स कैसा है, उसकी शेप कैसी है, तभी से कनेक्शन जुड़ेगा, पेशेंट को भी, साधक को भी। मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, हल्का हो रहा है, उसके साथ आसपास डिसीजन एनर्जी थी ना, खुद की सांस नहीं ले पा रहा था, हल्का हो रहा है। फिर सारा ध्यान लंग्स पे लाओ, मेरे लंग्स एनर्जाइज हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, स्वस्थ हो गए, तो वहां एनर्जी को महसूस करें। तो इतना तक ऊर्जा सवाल हो गया। अब बाकी क्या है, गर्दन रह गया, थायराइड रह गया, गाले हैं, आंखें हैं, ब्रेन सेल्स हैं, तो कर्णोगान तक दिखाया। ओजीवा में क्या है, कर्णोगान तक में तो कानों के लिए किया जाता है, पर ओजीवा पे रिसर्च करता है, अरे तो प्राण शक्ति है, तो प्राण को भरता है, गले को भी, गालों को, कानों को, धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को, प्राण को देना। करेंगे मेरे साथ, शक्ति से इसको, तो इसको 3 बार करना है, 6 बार, 2 बार आप कर सकते हैं। एक प्राण जाएगा तो महिलाओं में चाहे भी प्रॉब्लम्स है, आंखों की नाड़ी एक्टिवेट होती है, कान एक्टिवेट होते हैं, गर्दन एक्टिवेट होती है, हमारे ब्रेन सेल्स, बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती हैं, दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। फिर इसमें क्या आगे टैपिंग, क्या करेंगे, और हाथ हटा दो, आखिरी बार में मुंह बुलावा, यहां पे फिंगर से हार्ट, ब्रेन, ठीक है, टैपिंग, ब्लड सेल्स को आगे भेज दिया। तो इसमें क्लियर हो गया। सबसे अंत में क्या करना है, सबसे अंत में नाड़ी शोधा। अब हम इतनी ऊंचाई उठाएंगे, इतनी ऊंचाई, अब इन ऊंचाई को बैलेंस, क्योंकि दो नाड़ियां है, ईड़ा पीड़ा, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दोनों अलग ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो जब हम ध्यान साधने के बाद अपने कामों में लगे, हमारा ब्रेन संतुलित होना चाहिए।
कोई एनर्जी हमें डिस्टर्ब ना करे। उसका केवल एक ही तरीका है, दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर दो। तो सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। आपको मालूम है राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब ओजीएस में हमें क्या करता है, इसको ध्यान में प्रवेश कराता है। क्रिया नहीं की पर इसका तरीका बदल देंगे, क्योंकि हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं। अभी तक क्या है क्रिया, जो किताबों में आपने पढ़ी है, लेफ्ट से श्वास लो, राइट से छोड़ो, ईड़ा से लो, पीला से छोड़ दो, पीला से लो, पीला से छोड़ो। अब हम ना छोड़ेंगे ना लेंगे, बस नथुने बदलेंगे, नॉस्ट्रिल को बदलेंगे। देखो अब हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, हमने नॉस्ट्रिल को दबाया, समझ लो पहले एक बार ऐसे किया, हमें श्वास लेना नहीं, श्वास अपने आप जा रहा है, मैं बस खाली देख रहा हूं। जब श्वास पूरा प्रवेश कर गया, मैंने दूसरा नॉस्ट्रिल दबाया, अब श्वास में छोड़ना नहीं है, मैंने श्वास आ रहा है। जब श्वास पूरा बाहर आ गया, फिर श्वास अपने आप बढ़ जा रहा है। यानी ना लेना ना छोड़ना, देखना। तो यहां से हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, करेक्ट। कर लें, ये आप देर भी कर सकते हैं, 3 मिनट करें, 6 मिनट करें, 9 मिनट करें, अपने हिसाब से 10 मिनट करें। जब उसके बाद जब अपना पूरा सत्र खत्म करें, वो ध्यान से होना चाहिए। पहले तो खुद ही ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे, आपका उठने को मन ही नहीं करेगा, कोई इतना गर्व बाहर निकल गया जो आत्मा के ऊपर था। ध्यान क्या है, आत्मा से मिलना, आत्मा को पूर्ण में प्रतिष्ठित करना, आत्मा के चारों तरफ जो बेड़ियां थी हटा देना। अब आत्मा प्रतिष्ठित होगी, वो बेड़ियां कहीं की थी, वो इमोशंस की थी, वो डिसीज एनर्जी की थी, वो सारी एनर्जी अब हमने निकाल दी, बाहर फेंक दी, तो शरीर शुद्ध हो गया। जैसे शरीर शुद्ध होता है, आत्मा अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। तो आत्मा रूप होना ही ध्यान है। तो जितनी देर भी आपका मन हो, फिर ध्यान में आपने प्रवेश किया। तो ये जो ओजीवा की पूरी प्राणायाम, ध्यान, टैपिंग से जुड़ी टेक्निक्स है, समस्त लोगों का ध्यान है इसमें। और ये नहीं घोषणा नहीं है, करो और देखो, करो और देखो। घोषणे की कोई बात ही नहीं है, कोई दावा नहीं है कि जब तुम नेचुरल इतना देसी एनर्जी बाहर फेंकोगे, इतनी ऑक्सीजन प्राणवायु अंदर जाएगी और टैपिंग के माध्यम से सारी नाड़ियों को एक्टिवेट करोगे और फिर सीधा ध्यान में प्रवेश करोगे, थोड़ा सा अपने शुद्ध करोगे, उनसे पार जाओगे, तो फिर तो परमात्मा चला रहा है, सबको पशु पक्षियों चला रहा है, सब स्वस्थ है। तो हमारे और पशु पक्षियों में अंतर क्या हुआ, हमको अस्वस्थ हुए, हमारे थॉट्स गंदे हुए, हमारे एनर्जी डिसीज हुई, बीमार है, ऊर्जा हमने प्राप्त करी, हमने उस पर काम नहीं किया। लेकिन अगर हम उसी अवस्था में होंगे, उसी के हमने अवस्था पा ली कि उसके साथ एक हो गए, तो शरीर को तो ऊपर ब्रह्मांड संचालित कर रहा है, सूर्य चंद्रमा को संचालित कर रहा है, पूरे पशु पक्षियों कर रहा है, पेट पौधों कर रहा है, मनुष्य को नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य ने जरूर कोई ना कोई ऐसी चीजें ज्यादा इकट्ठी कर ली जो उसने अपनी आत्मिक शक्ति को बुलाकर सारी अपनी संभावनाओं को बना। तो ध्यान में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, अगर वो पेशेंट अगर आपकी बात को पूरी तरह से अनुसरण करता है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की खोज है, तो बीमारी तो नहीं रहेगी और जिस संभावनाओं को छुएगा। फिर दूसरी बात जो समाज तक जाना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए, ये खाली बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है योग। जब तुम्हारा पूरा एनर्जी प्योर होती है, जब तुम्हारा और प्योर होता है इन चीजों से, तो तुम्हारे रिलेशन अच्छे होते हैं, तुम्हारे
संबंध अच्छे होते हैं, तुम्हारा बिजनेस अच्छा होता है, सब कुछ में जो प्रॉब्लम है हमारी एनर्जी है। जो भी व्यक्ति इस पर डिस्टर्ब है, चाहे बीमार के रूप में है, चाहे रिलेशंस के रूप में है, चाहे बिजनेस के रूप में है, केवल उसकी एनर्जी जब होती है साफ, तो हर चीज वहां से बरस ही रही है। कोई काम रुकेगा नहीं, रुकता ही नहीं है, रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है, उसे विस्तारित होना है और सबको विस्तारित करना है। लेकिन हमने कुछ ऐसी चीजें गलत अपना ली जो हम अपनी शक्ति से विस्तारित हो रहे, कोई धन के रूप में हो रहा है, कोई पद के रूप में हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो चीजें उसके जीवन में सहज होनी थी, चाहे पद हो चाहे धन, उसने अपने ही कारणों से उसे उसको गंदा कर दिया कि उसके पास वो चीजें तो हैं जो सहज उसके पास आनी थी, पर उसने उसके चक्कर में, उसको जबरदस्ती पाने चक्कर में इतनी चारों तरफ स्थितियां इकट्ठी कर ली कि उसका जीवन नरक हो गया। पब्लिक की निगाह में दिख रहा है बड़ा अधिकारी है, पब्लिक की निगाह में दिख रहा है बड़ा राजनेता है, पब्लिक की निगाह में बहुत धनपति है, पर आसपास उसके नरक ही नरक है, और नरक उसने इकट्ठा करा, क्योंकि उसका एक कारण ईगो, मैं बस जिसके नाम मैं नहीं, बस फिर कुछ भी सही उसके जीवन में नहीं, और सब सही मुझे पता करना है, लेकिन सही सब है तो सब सही होने लगता है, जो परमात्मा तो सब कुछ चला रहा है। तो ये छोटी सी क्लास तुम्हारी थी इसलिए कि ताकि आप पेशेंट को सही तरीके से बता पाए। जब उसको एक एक चीज आप बता पाएंगे ना, तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं मतलब रिलेशंस बिजनेस सब इसी वजह से संचालित है। जब एक व्यक्ति को आप उसके रिलेशंस भी अच्छे कर रहे हो योग में आने से, उसका बिजनेस भी चलेगा, लोग परेशान है, बीमार नहीं, घर में पैसे नहीं आए, यही तो वजह संचालित कर रही है। हजारों लोग एक दूसरे को लेके चल रहे, सारी पृथ्वी एक दूसरे को लेके चल रही है, बढ़ा रही है सबको एक दूसरे को, सब बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसने कहा कि मैं बढ़ रहा हूं, मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी सब बेवकूफ है, बढ़ता तो वो भी है, पर उसकी वो शक्ति उसके आसपास की ना इकट्ठा करके, तो मैं उससे बचना है, लोगों को बचाना है। चलिए ठीक, और